हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वायरल स्टडी। आइए देख लेते हैं आज का क्विज, जिसमें हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे केवल और केवल 5 सेकंड का समय। अगर आप टाइम को बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, घरों में प्रयोग की जाने वाली विद्युत धारा होती है, यानी जो हम घरों में इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं वो होती है ए प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट, बी दृष्ट धारा डायरेक्ट करंट, सी लोकल धारा या डी अप्रत्यावर्ती धारा। तो आपका टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट। हमारे घरों में जो करंट यूज होती है वो होती है अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैकेनिकल जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उस डिवाइस का नाम बताना है आपको। ए जनरेटर, बी रेक्टिफायर, सी इन्वर्टर या डी डायनमो। टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायनमो। आपने देखा होगा जो डैम होते हैं, जो बांध होते हैं जो नदियों पे बनाए गए हैं, तो उनमें जो पानी गिरता है हाइट से, तो वो नीचे डायनमो लगा होता है, क्योंकि पानी से जो मैकेनिकल एनर्जी रिलीज होती है तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए नीचे जो डायनमो लगाया होता है, डायनमो जब घूमता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता है, यानी अल्टरनेटिव करंट को जो कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में। आपने उस डिवाइस का नाम बताना है। ए जनरेटर, बी रेक्टिफायर, सी इन्वर्टर या डी डायनमो। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रेक्टिफायर, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता है तो ये काम करता है रेक्टिफायर। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में रेक्टिफायर द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब ये क्वेश्चन है, अभी तक हमने देखा था कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता है। अब हमने देखना है कि दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। ए जनरेटर, बी रेक्टिफायर, सी इन्वर्टर, डी डायनमो। टाइम स्टार्ट नाउ। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इन्वर्टर, यानी जो डायरेक्ट करंट होती है इसको अल्टरनेटिव करंट में बदलता है इन्वर्टर। और ठीक जो इन्वर्टर का उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा रेक्टिफायर। इन्वर्टर दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में, और जो रेक्टिफायर होता है वो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता है। इन्वर्टर और जो रेक्टिफायर होते हैं एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो अब हमने दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा पढ़ी, और इनमें हम अंतर भी देख लेते हैं कि इन दोनों में आखिर अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट यानी एसी और डीसी में जो मेन जो अंतर होता है वो होता क्या है। आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा अल्टरनेटिव करंट का और डायरेक्ट करंट का। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो डायरेक्ट करंट एक ही जो डायरेक्शन होती है उसमें फ्लो होती है, अथवा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, समय के साथ चेंज नहीं होती, यानी एक डायरेक्शन में बहती है, जो होती है डीसी डायरेक्ट करंट। जबकि प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद
अपनी जो डायरेक्शन होती है इसको बदलती रहती है। आजकल जितने भी विद्युत शक्ति संयंत्र हैं तो उनमें अधिकांश प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन होता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट का उत्पादन होता है। सेकंड नंबर है, दृष्ट धारा की आवृत्ति अत्यंत होती है, जबकि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा 1/100 सेकंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है, अर्थात इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। और डीसी की तुलना में एसी एक महत्वपूर्ण लाभ है, यह विद्युत शक्ति को दूर स्थानों पर बिना किसी ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जाता है। यानी जो डायरेक्ट करंट है इसकी तुलना में जो अल्टरनेटिव करंट है इसका एक जो बेनिफिट है, तो इसका बेनिफिट है कि एसी का बेनिफिट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक बिना किसी लॉस के पहुंचाया जा सकता है, तो इसीलिए एसी का ज़्यादा यूज होता है। तो हमारे जो घरों में होती है वो भी एसी होती है, अल्टरनेटिव करंट होती है। और आप दोनों का यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हो जाएगा आपका कि सुनहरा रेशा कहा जाता है, जो गोल्डन फाइबर है किसको कहा जाता है? ए कपास, बी जूट या पटसन, सी नाइलॉन या डी रेशम। टाइम स्टार्ट नाउ। जो गोल्डन फाइबर है आपको बताना है। तो राइट आंसर इज जूट या पटसन। जूट और पटसन को गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो सलाल परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। ए चिनाब, बी सतलज, सी नर्मदा, डी गंगा। तो समय शुरू होता है अब। आइए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सलाल परियोजना है यह है आपका चिनाब नदी पे, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है, यानी जो छत पे जो वर्षा होती है उसका जो जल हम इकट्ठा करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ए गूल या कूल, बी बेओस, सी टंका, डी जोहड़। टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंका। जो राजस्थान में छत से जो बारिश का जो जल कलेक्ट करते हैं उसको टंका कहा जाता है। पहले देख लेते हैं ये टंका आखिर है क्या। तो आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, लेकिन इमेज से पहले आप इस नोट पे पहले इसको पढ़ लीजिए। ये टंका एक प्रकार का छोटा और ऊपर से ढका हुआ भूमिगत गड्ढा होता है। और टंका कुछ नहीं होता, एक भूमिगत गड्ढा होता है, यानी टंकी होती है जो ज़मीन के अंदर होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः पेयजल के लिए वर्षा जल संग्रहण हेतु किया जाता है। टंका आवश्यक व उद्देश्य विशेष के अनुसार कहीं पर भी बनाया जा सकता है, यानी जहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत होगी हम वहाँ पे टंका बनाएंगे। और आप इमेज में देख रहे होंगे कि जो छतों में जो जल आता है फिर वो पाइप के द्वारा जैसे हमारे यहाँ गिर जाता है बाहर नालियों में, तो जो राजस्थान है वहाँ पे इसको एक गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है। इसी गड्ढे को टंका कहा जाता है। ये अब घर के नज़दीक ही बनेगा क्योंकि घर की छतों से जो जल जाएगा तो घर के नज़दीक और चबूतरों पे बनाया जाता है। उसकी जो वर्षा जल संग्रहण के लिए ये बनाया जाता है और इसलिए इनका निर्माण घर के आंगन और चबूतरों के भूमिगत गड्ढों पे और जहाँ पे ढाल हो वहाँ पे किया जाता है ताकि आसानी से जल इसमें चले जाए। तो ये है जो वर्षा जल संग्रहण की जो राजस्थान में जो विधि होती है इसे टंका कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण की विधि अपनाई जाती है। तो अभी तक मरुस्थलीय क्षेत्र यानी राजस्थान की बात की गई थी और अब बात की जा रही है पर्वतीय क्षेत्रों की। ए गूल व कूल, बी
टंका, सी जोहड़, डी बाओस। अब टाइम स्टार्ट नाउ। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। जो हिल एरिया होते हैं यानी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जो बारिश का जो पानी होता है इसको इकट्ठा करने गुल व कूल टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होती है कि इसमें खेतों में बड़े गड्ढे किए जाते हैं, उतने बड़े भी नहीं लेकिन एवरेज गड्ढे किए जाते हैं, जिससे कि जब बारिश हो तो गड्ढों में पानी भर जाता है और खेत की नमी काफ़ी समय तक बनी रहती है। तो इसके लिए गोल व कूल जो टेक्निक होती है हिल एरिया में यूज में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ए यूरेनियम, बी लिथियम, सी कोयला, डी लकड़ी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। जीवाश्म ईंधन का जो एग्जाम्पल है वो जाएगा कोयला। अब ये जीवाश्म ईंधन क्या होता है, आइए देखते हैं। जीवाश्म ईंधन से जो तात्पर्य है उन संसाधनों से है जो पेड़ पौधों और जानवरों की धरती के अंदर लाखों वर्ष तक दबे रहने के फलस्वरूप बनते हैं। यानी जो जानवर जो मर जाते हैं या पेड़ पौधे जो टूट जाते हैं तो ये जो गिरते हैं फिर इनके ऊपर और चीज़ें भी गिरती है तो इनकी एक लेयर बन जाती है और ये जब दबे रहते हैं किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कहीं जानवर नीचे चल रहा हो या पेड़ पौधे हों और कभी पहाड़ टूट गया फिर ये दब जाते हैं, तो जब काफ़ी टाइम हो जाता है जैसे लाखों वर्ष हो जाते हैं तो इनके फलस्वरूप जब इन पर प्रेशर पड़ता है तो ईंधनों में कार्बन के भरपूर किसी कार्बन के यौगिक विद्यमान रहते हैं। यानी जो ये पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इनमें भी कार्बन के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं। तो कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है, जीवाश्म ईंधन प्रमुख रूप से उदाहरण है। यानी जो इनके अंदर कार्बन के जो कंपोनेंट होते हैं बाद में इनको जब एक प्रेशर मिलता है और फिक्स टाइम पीरियड मिलता है जैसे लाखों साल हो जाते हैं तो ये कोयला में और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम जीवाश्म ईंधन। जीव मतलब जैसे जीव हैं पेड़ पौधे ये जीव हो गए और इनके जो अवशेष होते हैं तो इसी से मिलके बना है जीवाश्म और ईंधन, क्योंकि हम इसका फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, कीटनाशक बनाने में उपयोग होता है? चूना पत्थर, टिन, बॉक्साइट या मैग्नीज। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। जो मैग्नीज है इसी का उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, पेंट और जो कीटनाशक होते हैं इसको बनाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड होल का संबंध है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रेड होल का संबंध है, कई बार पूछा भी गया है। तो पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कोयले से, पेट्रोलियम से, चूना पत्थर से, वृक्षों के कटान से। तो रेड होल का जो संबंध है वो हो जाएगा कोयले से। अब जानते हैं ये रेड होल क्या है। होल मतलब आपको तो इसकी मीनिंग सीधा पता चल रही है कि होल मतलब जो गड्ढा टाइप का हो गया। अब इसमें आप इमेज देख लीजिए कि गड्ढा टाइप का क्या है इन मजदूरों ने, और इसके जो नोट्स है उसको पढ़ लेते हैं कि मेघालय में लोगों ने कोयला निकालने का एक तरीका खोजा है जिसे रेड होल माइनिंग यानी रेड होल कहते हैं। रेड होल माइनिंग में लोग पहाड़ में एक छेद करते हैं, जैसा आपको इमेज में दिख रहा होगा। यह छेद करीब 3 से 4 फीट होता है। फिर इस छेद को अंदर की तरफ खोदते हैं
और इससे क्या निकालते हैं, कोयला निकालते हैं। तो आप समझ गए रेड होल क्या है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो अभ्रक है इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, अमेरिका, चीन एंड रूस। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, अभ्रक यानी माइका। तो आइए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका भारत। भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है अभ्रक का। अब अभ्रक आपने माइका यानी नाम तो सुना होगा, लेकिन इसके बारे में आपने कभी पढ़ा शायद ही होगा कि किस यूज में आता है। तो इसको देख लेते हैं। ये आप इमेज देख रहे होंगे अभ्रक की, एक पत्थर टाइप का इसका जो खनिज है ये है। तो इसकी पतली परत जो विद्युत रोकने की क्षमता होती है इसमें, और विद्युत का यानी कुचालक होता है। इसके कारण इसका उपयोग अनेक बिजली के उपकरणों जैसे कंडेंसर, कंप्यूटर, टेलीफोन, डायनेमो में होता है। इसका जो यूज होता है वो डायनेमो, टेलीफोन, कंडेंसेटर, एक्सट्रैक्टर बनाने में होता है। पारदर्शक तथा तापरोधक यानी ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। यानी कुल मिला के काफ़ी जो यूजफुल खनिज है। और इसका यूज आप देख रहे होंगे स्टोव, चिमनी, भट्टियों में भी होता है। तो याद रखना है आपको अभ्रक, जिसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है, जो बॉम्बे हाई है ये किस लिए प्रसिद्ध है। ए कोयला, बी सीमेंट, सी पेट्रोलियम, डी चूना पत्थर। राइट आंसर हो जाएगा इसका पेट्रोलियम। जो मुंबई हाई है ये पेट्रोलियम के लिए जो फेमस है। तो इसका जो देख लेते हैं पहले डिटेल। मुंबई के पास खनिज के जिस तटीय क्षेत्र का पता चला है उसे मुंबई हाई कहते हैं। जो मुंबई में है इसलिए मुंबई हाई इसी के नाम पे रखा गया है। भारत में कुल पेट्रोलियम यानी जो टोटल पेट्रोलियम होता है इसका 63% भाग मुंबई हाई से प्राप्त होता है। यानी आप लगा सकते हो कि इंडिया में जो टोटल पेट्रोल होता है इसका 63 जो % पार्ट है ये होता है मुंबई हाई से प्राप्त। और इससे पैसों की तो बचत होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और भारत के कुल 63% जो पेट्रोलियम होता है ये मुंबई हाई से प्राप्त होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। प्रसिद्ध गोलकुंडा की खान स्थित है। जो गोलकुंडा की खान है ये कहाँ है, काफ़ी मशहूर है। ए नागपुर महाराष्ट्र, बी भोपाल मध्य प्रदेश, सी एटा उत्तर प्रदेश, डी हैदराबाद तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हैदराबाद तेलंगाना। जो गोलकुंडा की खान है ये है हैदराबाद तेलंगाना में। और आपको बता दो ये फेमस किस चीज़ के लिए है। ये पहले सबसे बड़ा जो हीरा था भारत में, कोहिनूर हीरा, ये यहीं से प्राप्त हुआ है गोलकुंडा की खान से, जो हैदराबाद तेलंगाना में है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।